वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, देन आफ्टर इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात कर लेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में देखा था। टोटल 10 पॉइंट्स थे। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देख लेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जो है इंटर रिलेटेड विथ प्लानिंग है, यानी कि प्लानिंग के साथ ही ये जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या दिया गया ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स and method, grouping and arranging them properly for achieving the objective. In planning, the management decides what is to be done in future, whereas organizing function decides the way and means to achieve what has been planned. The function is important for executions of the plan which have been prepared by top level management peoples. तो क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा की जाती है, जैसे कि मनी हो गया, मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गए, मेथड्स हो गए, चाहे कोई आइडियाज़ वगैरह कुछ भी हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमने लास्ट वीडियो में रिसोर्सेज के बारे में भी देखा था। ठीक है, तो ये सारे जो भी रिसोर्सेस है उसको आइडेंटिफाई करना, साथ में लेकर आना, इकट्ठा करना, डैट इज नोन एज यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। ये ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करता है। जैसे कि प्लानिंग में हम तो ये देखे थे कि प्लानिंग ये बताता है कि हमें करना क्या है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो फ्यूचर का अनुमान लगाया जाता था प्रेजेंट में। तो ऑर्गेनाइजिंग उसी जगह पे जो प्लानिंग किया गया है, अब उसी के हिसाब से क्या क्या रिसोर्सेस होंगे, कैसे मतलब ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग तो डिसाइड कर लिया, अब ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड करता है इसको कैसे काम करना है। और ये प्लानिंग कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल्स बनाते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। द सिंक्रोनाइजेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस आर स्टैब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला गया है। चाहे वो वर्कफोर्स है, फिजिकल या फाइनेंशियल हो, या कोई अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ रिसोर्सेज, दे आर ऑल established within the process of identifying of organizing। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में ही ये सब डिसाइड होता है, इसी के अंदर सब शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। क्या क्या डेफिनेशन दिए गए? टोटल 3 डेफिनेशंस आपके सामने दिए गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। पहला दिया है मुनी एंड लैली ने। तो क्या मुनी एंड लैली ने दिया है उसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग is in the form of every human association for the attainment of a common purpose। इन द सेंस कि इधर कॉमन पर्पस का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी या फिर टारगेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जितने भी हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग, चाहे कोई भी हो, अगर वो एसोसिएटेड विथ ह्यूमन रिसोर्सेस है तो ऑर्गेनाइजिंग ये डिसाइड करता है। और ये क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि उसे कॉमन जो पर्पस है सभी का, उसे हासिल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंट्स एंड ओडेनल। कुंट्स एंड ओडेनल क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी necessary to accomplish goals and plans, the assignment of the activity to appropriate department and the provisions of authority, delegations and coordinations। तो क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी का मतलब जैसे डिपार्टमेंट हो गया, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजमेंट का ग्रुप होता है, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग ग्रुप होता है, तो वो सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और सबके सब एक ही काम करते हैं, जो गोल रखा गया है, गोल जो टारगेट सेट किया गया है प्लानिंग के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करना है, प्लान के हिसाब से चलना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब डिसाइड होता है। और वो डिपार्टमेंट्स वगैरह हो गया, या फिर अथॉरिटी हो गया, डेलीग्रेशंस हो गया, कोऑर्डिनेशंस हो गया, ये सब इसी के अंदर डिसाइड होते हैं। आगे बात करते हैं थियो हेमन। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन दिए हैं थियो हेमन ने, उन्होंने क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ defining the and grouping the activity of the enterprise and establishing the authority relationship among them. In performing the organizing functions, the managers define, departmentalize
and assigned activities so that they can be most effective executed। तो क्या बोला गया, वही सेम बता रहा है, कुछ फ़र्क नहीं है। क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बताता ये है कि कैसे कैसे ग्रुपिंग में एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं बिजनेस के अंदर, चाहे वो अथॉरिटी हो। अब अथॉरिटी के बीच में रिलेशनशिप भी होना ज़रूरी है, अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब अथॉरिटी रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे टॉप लेवल मिडल लेवल से किया है, मिडल लेवल लोअर लेवल से रिलेशनशिप, मतलब दोनों आपस में अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए, फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए जैसे बिजनेस का रिलेशनशिप। और आगे क्या बोला है कि वही फंक्शन चाहे वो मैनेजर है तो मैनेजर जो है कैसे कैसे काम करेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशंस के हिसाब से काम करेगा और डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करेगा, तभी जाके एक अच्छे से प्लान इफेक्टिवली काम करने वाला है, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसके अंदर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों देखा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या दिया गया है, पहला जो दिया है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशंस, ठीक है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो एडमिनिस्ट्रेशंस ही करता था, एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ऑपरेशंस का मतलब होता है टॉप मिडल एंड लोअर तीनों, ठीक है। तो जो प्लानिंग था, प्लानिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशंस को था, ठीक है, ऑपरेशंस वाले को नहीं था, एम्प्लॉयज़ को नहीं था, ठीक है। उनसे आइडिया ले सकते हैं लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग किसका है, ऑर्गेनाइजिंग सभी का है, एडमिनिस्ट्रेशंस का भी है, ऑपरेशंस का भी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ काम करेगा तो काम नहीं हो पाएगा, अगर ऑपरेशंस काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाकर पूरा काम होने वाला है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब ऑर्गेनाइजिंग जो है सारे रिसोर्सेज को लेकर चलता है, प्लानिंग सिर्फ बताता है कि ये रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग बताता है कि वो जो भी रिसोर्सेज की मांग थी प्लानिंग के अंदर उन सबको मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग बताता है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सारे रिसोर्सेज को लेकर आ गया और सबको अपने अपने अधिकार दे दिए गए, अथॉरिटी दे दिया गया, दोनों के बीच में वर्क चालू हो गया और सबको डिवाइड भी कर दिया, कौन से जगह पे किस एम्प्लॉय को रखना है, कौन से एम्प्लॉय को किस डिपार्टमेंट में रखना है, उसके हिसाब से यहाँ पे दे दिया। तो क्या बोला गया है कि उनके हिसाब से देने का मतलब है कि स्पेशलाइजेशन आना और अच्छे से वर्क करेगा वो पर्सन अपने दिमाग से, दैट इज नोन एज ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। अब डिफाइन द जॉब प्रॉपरली का मतलब जो भी इंसान है उसके नॉलेज, स्किल्स, उसकी काबिलियत, एक्सपीरियंस, ये सब को देखकर उनको जॉब देना। अगर उनके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से जॉब मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो लोग बहुत बेटर करेंगे। अगर उनके हिसाब से जॉब नहीं मिलता है तो बेटर क्या, अच्छा भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस डूब सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिस पोजीशन पे जो भी मैनेजर है, जिस पोजीशन पे जो भी पर्सन है, उस पर्सन्स को अच्छे से क्लैरिफाई कर देना कि इस पर्सन का क्या अथॉरिटी है, यानी कि क्या पावर है एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये बता देना ताकि कोई मिस्टेक ना हो और कोई मिसयूज़ ना कर सके। जितनी अथॉरिटी होती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पर्टिकुलर पर्सन्स का। अगला बात करते हैं स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशंस। अब स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशंस का मतलब कि ये तो बहुत ही ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर बिज़नेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉई आ जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्प्लॉय में झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बेटर क्या है कि आपस में जो है कोऑर्डिनेशन करे, कॉर्पोरेशन करे, यूनिटी बना के रखे, ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई सिचुएशन देखने को ना मिले बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से बिजनेस सक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि वैसा एडमिनिस्ट्रेशन जो सबका ख्याल रखे, ठीक है, अपने बारे में ना सोचे बल्कि सभी के बारे में सोचे, बिजनेस के बारे में सोचे, जो पर्सन काम कर रहा है उसके बारे में सोचे, तब जाकर कहीं ना कहीं बिजनेस में भी मदद मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्लॉय भी मदद करेगा। यानी कि राइट पर्सन इन द राइट जॉब विद द राइट अथॉरिटीज़, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब जाके बिजनेस सक्सेस करेगा अच्छी तरह से और कंपटीशन एज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का गेन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशंस।
अब क्या बोला है, हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वही बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है बिजनेस को, बिजनेस का ग्रोथ करने में एंड डाइवर्सिफिकेशंस करने में। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्रिएट ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हर पर्सन्स को जो भी जॉब दिया जा रहा है उसको क्लैरिफाई कर दो कि जो भी जॉब है वो पोजीशंस पे वो परमानेंटली है, ठीक है। ये क्लैरिफाई कर दिया तो आप अपने आप में वो पर्सन एक सिक्योर मान लेता है कि अब मुझे जो जॉब मिला है मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस मुझे मेहनत करना है। डैट इज नोन एज क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, ताकि वो फ्यूचर में बिजनेस के लिए काम करें, ना कि अपने लिए काम करें और अपना फ़ायदा देखें, ठीक है। अगला बात करते हैं स्कोप फॉर इन्वेंशंस। अब स्कोप फॉर इन्वेंशंस का मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्लानिंग अच्छा हुआ, आइडियाज़ लग रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ गए अच्छे से, रिसोर्सेज मिल गया, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे इन्वेंशंस तो होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए नॉलेज आएंगे, टैलेंट डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं बिजनेस को इतना आगे लेके जाएंगे जिसकी वजह से पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इन्वेंशन होना, आविष्कार होना, सब कुछ अगर अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होते रहेगा बिजनेस का। अगला बात करते हैं हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आप इसे याद रखोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो बार बार आपके पास ये आने वाला है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल फॉर बिजनेस, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, if it is internal as well as external then it should be use optimum level, इट शुड बी यूज ऑप्टिमम लेवल, ताकि बिजनेस जो है इफ़िशेंट तरीके से समय से पहले पर्टिकुलर गोल को हासिल कर सके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स हमें देखने थे, तो 10 पॉइंट्स हमने इधर देख लिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी किसी भी तरीके का, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।